सवाल है कि क्या बारूद के ढेर पर बैठे हैं बिहार के कई शहर। क्या सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के बम बम की जगह बिहार में धमाकों वाला बम बम हो रहा है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, करेंगे इसकी पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष बम बम बिहार। बिहार में बम विस्फोटों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छपरा में खिदाईबाग में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना बड़ा था कि 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए इस विस्फोट ने पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जगह छपरा, मुहल्ला खैरा का खुदाईबाग। समय सुबह के 10:30 बजे। छपरा के खुदाईबाग के लोगों की दिनचर्या भी शुरू ही हुई थी। घड़ी की सुई जैसे ही 10:35 पर पहुंची, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ फैल गया धुआं ही धुआं। जोरदार विस्फोट में एक 3 मंजिला मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। ये जो मलबे का ढेर दिख रहा है, यहाँ कुछ देर पहले तक एक 3 मंजिली इमारत खड़ी थी, लेकिन जोरदार धमाके में सब कुछ समतल हो गया। और यही वो मकान है जिसका अब अवशेष बचा हुआ है। ब्लास्ट इतना अधिक घातक था कि मकान का परखच्चा उड़ गया। और तस्वीरों में आप देखिए, फिलहाल जेसीबी मशीन यहाँ मंगाई गई है कि क्या कोई शख्स यहाँ पर और दबा हुआ है या फिर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक इस मकान के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। और गंडकी नदी, ये जो नदी है इसको गंडकी नदी बताया जा रहा है। और इसी गंडकी नदी के ठीक बगल में ये मकान था जहाँ पर क्रैकर बनाया जा रहा था। और तीव्रता इतनी अधिक थी, जो मकान है उसका परखच्चा उड़ गया। और एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन जो रिकवर किया गया चीज है वो क्रैकर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पटाखा यहां से रिकवर किया गया है। और काफी संख्या में, काफी मात्रा में जो क्वांटिटी है पटाखा बनाने की जो चीजें हैं वो यहाँ पर रिकवर की गई हैं। एफएसएल की टीम फिलहाल अपने तरीके से पूरे मामले की जाँच कर रही है। विस्फोट के बाद आग की लपटें आसमान छूने लगी। तेज धमाका सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन मलबे के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। राहत बचाव तब शुरू हुआ जब 11 बजे पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं ये सुतली पटाखा बनाने का जो सुतली बम है, यहाँ पे देखिए सुतली ये जल रहा है, इसमें आग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक नीचे में हम दिखाना चाहें कि ये जो घर है रिहायशी घर था, इसके अंदर में एक नीचे में भी तहखाना बना हुआ है, जिसके अंदर में भी हो सकता है कि बम बनाने का कारोबार चल रहा हो। और फिलहाल प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 2 DSP यहाँ मौजूद है जो कि जाँच कर रहे हैं। जो लाशें वहाँ दबी हुई है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह की भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग यहाँ इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं पैनिक फैला हुआ है। आसपास का भी हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि जो पूरे इमारतें हैं, आप देख सकते हैं कि जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर के कितना ऊंचा तक यहाँ पे ईंट पत्थर फैले हैं, पूरे बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक जो सवाल जो उठ रहे हैं कि इस रिहायशी इलाके में इस तरह की बम बनाने की फैक्ट्री कैसे चल रही थी और ये कौन इसके लिए जिम्मेवार है। चूंकि मलबे से पहला शव 11:30 पर मिला। उसके बाद एक एक कर मलबे से 5 शव निकाले गए। एक बच्ची की मौत इलाज के दौरान हो गई। ये है कि यहाँ पर जो खैरा थाना अंतर्गत खुदाईबाग ये जगह है और यहाँ पर जो घर था एक, उसमें जो परिवार था उसके द्वारा बताया गया कि आगे में वो साइकिल का दुकान और रेडीमेड का दुकान करता था और पीछे जो है पटाखा भी बनाता था और बेचता था। तो इसी में आज जो है उसमें आग लग गई और विस्फोट हुआ। इस क्रम में हो सकता है कि पटाखे के साथ साथ सिलेंडर वगैरह भी विस्फोट हुआ, क्योंकि काफ़ी
जो देखने से ये पता चल रहा है कि पूरा का पूरा मकान जो है उसका नीचे गिर गया है और मलबा भी उसमें है। हम दिखाना चाहेंगे कि मेडिकल टीम यहाँ पहुंची हुई, आप देख सकते हैं कई एम्बुलेंस लाए गए हैं घटनास्थल पर, और ये एम्बुलेंस जो है मरीजों को जो यहाँ घायल है उनको लेकर के अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना हुआ है। विस्फोट हुआ है यहाँ पे। विस्फोट हुआ, किस तरह का विस्फोट था आप लोग? ये तो हम लोग को पता नहीं है सर, आवाज़ से हम लोग सुन के आए। आवाज़ सुनकर के आए ना? आवाज़ वहाँ तक सुनाई दिया? जी। कितना मैंने आवाज़, किस तरह का आवाज़? बहुत भारी आवाज़ था। बहुत भारी आवाज़। तो लोग बता रहे हैं कि बहुत भारी आवाज़ था। बताया जाता है कि खुदाई बाग के टीनू मियां के बेटे मुलाजिम मियां और रियाजुद्दीन मियां अपने घर में अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलाते थे और पटाखा बनाने के दौरान यह विस्फोट हो गया। लेकिन सवाल है कि क्या पटाखे के बारूद से इतना भयंकर विस्फोट हो सकता है? फैक्ट्री में कहां से आए इतने विस्फोटक? अगर नहीं तो फैक्ट्री में कहां से आए इतने विस्फोटक? क्या छपरा को दहलाने की थी साजिश? इससे भी बड़ा सवाल है कि साजिश में कौन कौन लोग थे शामिल और घटना से पहले क्यों अलर्ट नहीं हुई पुलिस? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और संजय कुमार की रिपोर्ट। और छपरा के खुदाई बाग में हुए धमाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। 3 मंजिला इमारत के चिथड़े उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि घर की ईंटें करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरी और धमाके की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। यानी ये कोई छोटा धमाका नहीं था। सवाल यही है कि आखिर मामूली पटाखों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? धमाके में उड़ गया घर-बार। मौत की नींद सो गया पूरा परिवार। सावन महीने में बम बम बिहार। जिस सावन के महीने में बिहार में बम बम भोले होना चाहिए, उस सावन में हो रहा है बमों का धमाका। रविवार को छपरा के खुदाई बाग में हुए धमाके में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इमारत का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। इमारत की ईंटें कई 100 मीटर दूर जाकर गिरी। धमाका इतना जोरदार था कि यह फैक्ट्री जिस 3 मंजिला मकान में चलाई जा रही थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सारण के खुदाई बाग में पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में ब्लास्ट होता है और उसकी इंटेंसिटी देखिए। ये जो आप बिजली का पोल देख रहे हैं और वो इसके जो ईंट उड़े हैं मकान के, उसने उसको भी डैमेज किया और देखिए कैसे वो झुक गया नीचे की तरफ और मकान की ईंट जो है वो चारों तरफ बिखर गई। एक तस्वीर थोड़ा आप देखिए, यहाँ पर एब्स्टेकल के रूप में ये दीवार खड़ी है और मकान के ईंट यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। यानी मकान में जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय तीव्रता इतनी अधिक थी कि ईंट उड़कर जो घटना स्थल है वहां से इतनी दूर तक आकर गिरे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो एक्सप्लोसिव क्रैकर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे गए थे उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। लेकिन गनीमत थी कि जिस वक्त यह ब्लास्ट हुआ उस वक्त धमाके वाली जगह के आसपास 200 मीटर के दायरे में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटनास्थल जहां पर आप जेसीबी मशीन देख रहे हैं ठीक उसके बगल में है और वहां से मकान की ईंट जो है वो लगातार ब्लास्ट के बाद उड़कर यहाँ पर आए हैं। और ये जहां पर फील्ड है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, चारों तरफ जो आप ये ईंट देख रहे हैं ये उसी मकान के हैं जहां पर क्रैकर बन रहे थे और कई डब्बे जो हैं इस वक्त आपको दिख रहे होंगे और सबसे ज्यादा ईंट बिखरे पड़े हैं। यानी आसपास के लोग अगर यहाँ पर इकट्ठे होते तो निश्चित तौर पर कई लोगों को यहाँ पर जख्म पहुंचता, कई लोग इंजर्ड होते। और ये गनीमत रहा कि उस वक्त फील्ड में कोई नहीं था घटनास्थल के वक्त, चूंकि 10:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। चारों तरफ जो आप ईंट देख रहे हैं उसी मकान के हैं, तो इंटेंसिटी को लेकर अब कोई शक नहीं है
कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी थी। धमाके की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि इसकी आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाका गांव की मस्जिद के पास स्थित मोहम्मद रियाजू मियां के घर में हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर में आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाए जाते थे। ब्लास्ट का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह पटाखों और वहां रखे बारूद में ब्लास्ट के बाद पूरा मकान ढह गया। यानी जिस बारूद में धमाका हुआ वो सिर्फ आतिशबाजी बनाने वाला बारूद नहीं हो सकता। ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 1 महीना पहले तो ऐसी कोई मौत की हमें सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। तो क्या लग रहा है कि ये पटाखा इतना शक्तिशाली विस्फोट कैसे हो गया, पूरा बिल्डिंग उड़ गई है? क्या पटाखा है? उसके लिए हम लोग फॉरेंसिक की टीम भी बुला रहे हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की भी टीम को बुला रहे हैं और पूरे चीज़ को हटाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ से जो प्रदर्शन हमें मिलेंगे उससे स्पष्ट हो पाएगा कि ये पटाखा जो है वो फैक्ट्री में किस प्रकार से आग लगने की घटना हुई है और उसमें किस तरह के तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों से बात हुई या फिर पुलिस अधिकारी मानते हैं कि जो एक्सप्लोसिव रिकवर यहाँ से हुए और जिन एक्सप्लोसिव से मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था उसकी इंटेंसिटी काफ़ी घातक थी। सवाल यही है कि इतनी इंटेंसिटी वाली एक्सप्लोसिव से क्रैकर का निर्माण हो रहा था, पटाखे बन रहे थे। ये संयोग ही रहा कि आज तक कभी कोई घटना नहीं घटी और लापरवाही बरती गई, चाहे जिस स्तर पर बरती गई हो। इंटेलिजेंस का भी ये फेलियर है क्योंकि थाना स्तर पर भी इंटेलिजेंस को अपॉइंट किया जाता है और उनका ये काम है कि थाने के अंदर जो जुरिडिक्शन है थाने का, वहां पर किस तरह की गतिविधियां कहां पर किस जगह चल रही है उसकी छानबीन करें। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में पटाखा बनाने की ये फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी। यहां फैक्ट्री में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी खैरा थाना क्षेत्र में बम बनाने के दौरान विस्फोट हो चुका है। इससे पहले खोदाई बाग के ओल्हनपुर में 2 बार बम विस्फोट हो चुका है। जानकारी के मुताबिक यहां करीब 12 अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन है। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर पता लगा रहे हैं कि ये बना रहे थे तो अवैध तरीके से बना रहे थे कि अनुज्ञप्तिधारी थे और इन चीज़ों का पता लगा करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पूरे ज़िले में भी जो है जहाँ भी इस तरह की चीज़ है जो अवैध तरीके से बन रहे हैं उनके बारे में भी आसूचना संकलन करके ऐसे जगहों पर छापामारी करके उसको बंद भी कराया जाएगा और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। इस ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रियाजू मियां है, जो इस घटना के वक्त घर से बाहर था और वो जिंदा बच गया। खैरा थाने में एक केस दर्ज किया गया है जिसमें अवैध रूप से विस्फोटक बनाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की नजर अब एटीएस और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर है, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में यहां पटाखा बन रहा था या फिर बम बनाने की तैयारी चल रही थी। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और संजय कुमार की रिपोर्ट। और पिछले 6 महीनों में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन धमाकों में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने इसी साल 10 मार्च को अलर्ट जारी कर अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया था, लेकिन प्रशासनिक अमला कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले पर पुलिस मुख्यालय कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। पहले लापरवाही और अब मौन। कई मौत का जिम्मेवार कौन? चुप क्यों है पुलिस मुख्यालय? बिहार में एक के बाद एक धमाके, कभी अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट तो कभी मस्जिद और मदरसे में धमाका। छपरा के खुदाई बाग में हुआ धमाका अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी बिहार के कई जिलों में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट हो चुका है। पहले जरा नजर डाल लीजिए पिछले कुछ महीनों में हुए इस तरह के हादसों पर। 28 मार्च 2022 को लखीसराय के वलीपुर गांव में विस्फोट हुआ, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। 20 मार्च 2022 मोतिहारी में घर में विस्फोट हुआ। इस धमाके में 5 जिंदा बम बरामद हुए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। 9 मार्च 2022 को गोपालगंज में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट का मामला सामने आया। इस विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इससे पहले 3 मार्च 2022 को भागलपुर के तातारपुर के काजबली चक में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 18 लोग घायल हुए थे। साथ ही 4 घर जमींदोज हो गए। 22 फरवरी 2022 को खगड़िया में बम विस्फोट हुआ। इसमें 14 लोग घायल हुए। गोपालगंज का फुलवरिया भी बारूद की ढेर पर बसा है। यहां बथुआ बाजार में बीते 9 मार्च को 3 मंजिला मकान में पटाखा बनाने के दौरान ब्लास्ट हुआ था। इसमें पिता पुत्र की मौत हो गई थी। बथुआ बाजार के इसी मकान में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद एटीएस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की थी। जांच के दौरान ब्लास्ट हुए मकान से 18 किलोग्राम बारूद बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को अभियुक्त बनाया था, जिसमें पिता पुत्र की विस्फोट में मौत हो गई, जबकि नेका आलम को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद से मामले में शांति है। राज्य पुलिस भी मौन है। उस घटना के बाद वहाँ पे एफएसएल की टीम ने दौरा किया था और एटीएस की टीम भी एडीजी सर आए थे। उन्होंने पूरे घटनास्थल का मुआयना किया था। वहाँ से जितनी भी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जब्त की गई थी और उनको विधिवत जो नियम है उसके अनुसार उनको नष्ट किया गया और उसका सैंपल लेके एफएसएल भी भेजा गया था। उस मामले में एफआईआर की गई और उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उस घटना में एक पिता पुत्र की मृत्यु हुई थी और उसके बाद से हम लोगों ने पूरे ज़िले में सभी थाना अध्यक्षों को के माध्यम से एक अभियान भी चलाया। इस तरीके से कोई जो पटाखा बनाने की जो सामग्री होती है उसका इस तरीके से भंडारण तो नहीं कर रहा है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना या घटना नहीं घटे। बिहार के सरकारी बाबू जो हैं अपनी मनमर्जी से अपना महकमा चलाते हैं। आईबी का अलर्ट हो या सरकार का फरमान उसे नहीं मानते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो घटना हुई है छपरा के सारण जिले के खुदाई बाग में, जिस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री वहां चल रहा था और उसमें जो धमाका हुआ उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जो ऑफिशियली 5 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं, 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। और इसको लेकर के जब हम ऑफिशियली प्रतिक्रिया लेने के लिए एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के पास पहुंचे तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक के बाद एक पटाखा फैक्ट्रियों में धमाकों के बाद 10 मार्च 2022 को अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट में सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा गया था। आईबी ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का सुझाव दिया था। बावजूद इसके सारण जिला प्रशासन गहरी नींद सोता रहा। फिर छपरा के खुदाई बाग में यह धमाका हो गया। सवाल उठता है कि ब्लास्ट की घटनाओं पर क्यों अलर्ट नहीं हुए डीएम साहब? ब्लास्ट की घटनाओं से प्रशासन ने क्यों नहीं लिया सबक? ब्लास्ट की घटनाओं के बाद भी क्यों चलती रही अवैध फैक्ट्रियां? ब्लास्ट की घटनाओं के बाद भी क्यों विस्फोटकों का हुआ भंडारण? क्या प्रशासन किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा था? इस मामले पर जब न्यूज 18 की टीम ने एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन कैमरा आने से ही साफ इनकार कर दिया। सवाल ये है कि जब आज से 4 महीने पहले आईबी ने इस तरह की अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का सुझाव दिया था, फिर भी प्रशासनिक अमले के लोग कुंभकर्णी नींद क्यों सोते रहे? कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन समय रहते आईबी के इस अलर्ट पे प्रशासन सजग नहीं हुआ और ये जो घटना है 5 लोगों की मौत जो ऑफिशियल
घोषित की जा रही है। कई लोग घायल हैं तो की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके लिए अगर सीधे तौर पर जिम्मेवार कोई किसी को माना जाए तो वो छपरा प्रशासन, सारण प्रशासन को और पुलिस महकमे में बैठे जो शीर्ष अधिकारी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग न तो अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने का निर्देश दिए और न ही अब इस घटना के बाद कुछ ऑन द रिकॉर्ड बोलने को तैयार है। मौन रह करके अपनी कहीं न कहीं जो लापरवाही है उसे छिपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सवाल तो यही है कि आखिर अगर आईबी ने अलर्ट जारी किया था तो आईबी के अलर्ट के बाद भी क्यों नहीं जागा जिला प्रशासन। अब डीएम साहब को इन सभी सवालों का जवाब तो देना होगा। नमस्कार।